जेठानी की रसोई, देवरानी का ससुराल। ये है आनंदी देवी का भरा पूरा परिवार, जिसमें आनंदी देवी सास है, उनके पति दिनेश कुमार हैं। आनंदी देवी के दो बेटे विनोद और प्रमोद भी हैं, जिनमें राम लक्ष्मण सा ना सही लेकिन प्रेम तो है। और उसके बाद अंत में आती है बहुरानी रचना, जो बड़े बेटे विनोद की धर्मपत्नी है। आनंदी बहन के जीवन में हर्ष और आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने नाम का अर्थ सार्थक कर लिया है। चाहे जो स्थिति हो, आनंदी बहन आनंद में ही रहती हैं। लड़ाई झगड़ा कलेश से उनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। बड़े बेटे की शादी से कुछ दिन पहले, अरे आनंदी, तू बड़ा कूल मोड में रहती है, लेकिन तेरी जानकारी के लिए बता दूं, अब तेरे बेटे की शादी हो रही है और शादी के बाद घर में बहू आती है, और जिस घर में बहुएं आ जाती है ना, वहां से सुख और शांति दूर भाग जाती है। इसीलिए अपनी मुस्कुराहट और आनंद में रहने की आदत को छोड़ दे और थोड़ी बहुत चालाकियां सीख ले, क्योंकि जब एक म्यान में दो तलवारें रहती है तो थोड़ा बहुत तमाशा तो होता ही है। अरे जाने दो ना सुरेखा बहन, कहाँ हम और कहाँ बहू, कल की लड़कियां, उनके साथ हमारी क्या बहस है। अरे वो बच्ची होगी मेरे आगे। और एक बात बताओ, अपने से आधे से भी कम उम्र की लड़की के साथ क्या रेस करनी। और फिर जब बहू बनाकर हम उसे अपने घर लेकर आ ही रहे, तो उसे यहाँ लाकर अपनापन महसूस कराना तो हमारा ही कर्तव्य होगा ना। और बहन जी, घर की सुख शांति अपने हाथों में होती है। आप देखना, बहू के आने के बाद भी मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आनंदी की बातें सुनने के बाद पड़ोसन सुरेखा मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। ये सब किताबी बातें हैं, आज जाने दो बहू को, फिर हम भी देख लेंगे कितना आनंद कायम रहता है उनके जीवन में। वैसे ठीक ही कहा है किसी ने, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। पड़ोसन सुरेखा अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट गई थी। कुछ दिनों में आनंद के बड़े बेटे विनोद की शादी होती है और बहू रचना अपने ससुराल आ जाती है। एक सप्ताह के बाद, माँ जी अगर आप बुरा न माने तो मैं रसोई के लिए कुछ सामान बाजार से जाकर ले आऊं। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने जैसे क्या बात है। ये रसोई और घर सब तेरा ही तो है, जो मन करे वो लेकर आओ और जैसी तेरी इच्छा हो वैसे घर को सजाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मुझे बाकी की सासों की तरह मत समझना कि मैं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर घर में कलेश करूंगी। इसका मतलब माँ जी, अगर मैं रसोई के ये पुराने डिब्बे, गैस, चूल्हा वगैरह बदल कर नए जमाने का अपने पसंद के हिसाब से सामान ले आऊं तो आपको उससे कोई एतराज नहीं होगा? हाँ बेटा, बिल्कुल एतराज नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमारी तो उम्र हो गई है, हमें जितनी समझती उसके हिसाब से हमने अपनी गृहस्थी को सजाया। अब तुम आज के जमाने के बच्चे हो, जैसा तुम्हें समझ में आए तुम अपने हिसाब से सजा लो। सास की बातें सुनकर बहू रचना तो प्रसन्न प्रसन्न हो जाती है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि किसी की सास इतनी समझदार भी हो सकती है। मेरी सहेलियां तो वैसे ही मुझे सास का नाम ले लेकर डरा रही थी, और वो विनीता कहती थी सास घर में बहू को एक चम्मच भी अपनी पसंद का नहीं लाने देती। यहाँ तो मेरी सास ने घर के सामान बदलने के लिए मुझे खुली छूट दे दी। सच में भगवान, जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा परिवार मिला। सास की तरफ से कोई रोक टोक ना होने के कारण बहू रचना खुशी खुशी रसोई के लिए अपनी पसंद के सामान लाकर रसोई को सजा लेती है। जैसा आनंदी बहन ने चाहा था वैसा ही हुआ था। बहू के आने के बाद भी परिवार में भरपूर आनंद था। सास बहू के बीच में किसी तरह की कोई चिक चिक और कलेश नहीं था, तो परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल था। लेकिन शायद उनकी खुशी 2 पल की ही थी। बड़ी बहू को घर में आए हुए अभी 1.5 साल ही बीता था कि छोटे बेटे प्रमोद की शादी की सुख बुगाहट शुरू हो जाती है। प्रमोद की शादी जल्द ही निधि नाम की लड़की के साथ होती है और इस तरह घर में छोटी बहू भी आ जाती है। ससुराल में आने के बाद निधि जेठानी और सास के बीच की अंडरस्टैंडिंग को देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी, क्या क्या सपने देखकर ससुराल आई थी मैंने तो यही सोचा था ससुराल में जाकर मैं अपनी सास के मन में अपनी खास जगह बनाऊंगी, पूरे परिवार को अपने हिसाब से रखूंगी, पूरे परिवार में मेरे नाम की तूती बोलेगी। लेकिन मेरे तो सारे सपने सपने रह गए मम्मा। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? कुछ बात हो गई क्या? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मम्मी, क्या बताऊं आपको, मेरे ससुराल में मेरी जेठानी और सास के बीच में इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो लगता है मैं इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाऊंगी। अरे बेटा, जब किसी से आगे बढ़ पाना संभव ना हो ना, तो एक और तरीका होता है, और वो ये कि खींच कर दूसरे इंसान को पीछे कर दो, तुम अपने आप उससे आगे हो जाओगी। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे आप जानती नहीं हो, माँ जी ने पूरे घर की जिम्मेदारी जेठानी जी को सौंप रखी है। घर में पत्ता भी हिलता है ना तो मेरी जेठानी की मर्जी से हिलता है।
अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं कैसे बीच में घुसूं और कैसे अपनी जगह बनाऊं? बेटा बिल्कुल बना सकती है तू अपने लिए जगह। बस तुझे एक काम करना होगा, जो कुछ भी तेरी जिठानी कहे ना, तुझे उसका उल्टा बोलना है और हर बात पर सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। समझ गई मम्मा, अब मैं ऐसे ही करूंगी। अगले दिन। मम्मी जी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बुरा क्यों मानूंगी, और इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरा अपना ही घर है, अगर कोई भी बात मन में है तो खुलकर बोलो। जेठानी जी ने फ्रिज को रसोई में रखा हुआ है। मैं सोच रही थी कैसा हो अगर हम फ्रिज को रसोई के बजाय हॉल में रख दें। रसोई में थोड़ी जगह भी बच जाएगी, और वैसे भी आपको पता है फ्रिज में से कितनी खतरनाक गैस निकलती है। वो रसोई में खाना बनाने वाले के ऊपर गलत प्रभाव डालती है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। हाँ रख लो फ्रिज को हॉल में, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और बेटा इस घर को अपना ही घर समझो। सास की बात सुनकर छोटी बहू निधि फ्रिज को रसोई से निकलवाकर हॉल में सेट कर लेती है। अगले दिन जब बड़ी बहू रसोई में आती है तो देखती है कि फ्रिज रसोई से निकलकर हॉल में रखा हुआ है, जिसे देखकर बड़ी बहू रचना का पारा गर्म हो जाता है। मम्मी जी एक बात बताइए, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं रसोई को जैसे चाहे वैसे रख सकती हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल कहा था। तो फिर मैंने रसोई में ही फ्रिज के लिए जगह बनाई थी, और वैसे भी फ्रिज की जगह रसोई में ही होती है, ना कि हॉल में। मेहमानों के सामने से फ्रिज में से सामान निकाल कर लेकर जाना कोई अच्छा लगता है क्या? अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, बिल्कुल ठीक बात है। तुम ऐसा करो, फ्रिज को ना रसोई में रखवा लो। मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? अभी कल तो आप कह रही थी मैं फ्रिज को हॉल में रखवा लूं, अब आप जेठानी जी को कह रही है वो हॉल से फ्रिज को किचन में रखवा ले, ऐसा कैसे चलेगा? अरे बेटा देख, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम दोनों आपस में देख लो, मुझे परेशान मत करो, मैं सत्संग में जा रही हूँ। इतना कहकर सास आनंदी सत्संग के लिए निकल जाती हैं, और पीछे से दोनों बहू में वाक युद्ध छिड़ जाता है। अरे बहू, आज खाना बनेगा या ऐसे ही बहस करके काम चला लोगे? अरे भाई, हम कहते हैं फ्रिज रसोई के अंदर रहे या बाहर रहे, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम खाना तो समय से बना दो। ससुर जी के कहने पर दोनों बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने अपने पतियों को धमकी देती है कि जब तक फ्रिज उनकी पसंदीदा जगह पर नहीं रखा जाएगा वो खाना नहीं बनाएंगी। अब फ्रिज का मुद्दा सॉल्व भी नहीं हुआ था कि अगले दिन घर में एक नया महायुद्ध छिड़ जाता है। अरे माँ जी, ये वॉशिंग मशीन बाथरूम में से कहाँ चली गई? अरे बेटा, वो छोटी बहू आई थी मेरे पास, कहने लगी अगर वॉशिंग मशीन हम लोग छत पर रखे तो कपड़े सुखाने में आसानी हो जाएगी। उसे कपड़े धोने के बाद बाल्टी में भरकर छत पर ले जाना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा ही घर है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो। अरे मम्मी जी, ऐसे कैसे आपने उसे मशीन ऊपर ले जाने के लिए कह दिया? बाथरूम में नहाने के बाद अब कौन कपड़ों का गट्ठर लेकर ऊपर जाएगा? वॉशिंग मशीन को तो बाथरूम में ही रखा जाता है। माँ जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये निधि हर बात के लिए विवाद खड़ा कर रही है? उसके आने से पहले भी तो ये घर चल रहा था ना। देखो बेटा, ये तुम लोग देखो, अब ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना ही छोटी बहू का भी है। जब मैंने तुम्हें कभी इस घर में कोई काम करने से नहीं रोका तो छोटी बहू के साथ रोक टोक कैसे कर सकती हो? अगर तुम इस घर में अपनी मन मर्जी से सामान यहाँ वहां रख सकती हो तो छोटी बहू को भी तो अधिकार है ना कि वो अपनी पसंद से घर में सामान लगा सके। माँ जी, आप सब कुछ देखकर आंखें बंद करी हैं। आप समझ नहीं रही है, ये छोटी जानबूझकर मेरे किए हुए काम को काटने की कोशिश कर रही है। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ये सारा नाटक चल रहा है। देख बेटा, लड़ाई झगड़ा कलेश से तो मैं 100 कदम दूर रहती हूँ। मैंने तो पूरे घर की बागडोर तुम दोनों के हाथों में थमा दी है। रसोई हो या कमरा या घर का आंगन या फिर हॉल, कैसे क्या रखना है इसकी पूरी खुली छूट दे दी है तुम दोनों को। अब ये बताओ तुम मुझसे इससे ज्यादा और क्या चाहती हो? मेरा सत्संग में जाने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। हर गुजरते दिन के साथ घर एक जंग का मैदान बन गया था। पर्दों के रंग से लेकर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, हर सामान को लेकर घर में बात बात पर युद्ध होने लगा था, जिससे आनंदी के अलावा लगभग घर में सभी लोग परेशान थे। दोनों बेटे अपनी पत्नियों की इस मनमानी से तंग होकर माँ आनंदी के पास जाते हैं। अरे माँ, घर की बागडोर अपने हाथ में संभाल लो ना। देख रही हो ना बहू के ऊपर जिम्मेदारी डालने से क्या हो रहा है। देख बेटा, ये तो तूने अच्छी बात कही, लेकिन सच बात तो यह है कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी बहू की ही है। अब जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो मैं बहू के ऊपर धौंस दिखाऊं, फिर कल को बहू की नफरत का शिकार बनूं। मुझे यह सब नहीं करना। मैंने तो उनकी अमानत उनको सौंप दी है, अब वो अपने हिसाब से संभाले। अरे माँ, क्या सौंप दिया आपने? दोनों को मनमानी करने की पूरी छूट दे दी है। दोनों ने घर में तांडव मचा के रखा है। हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है वो।
ना समय से खाना मिलता है, ना घर की साफ सफाई होती है, रोज मुंह बनाकर बैठी रहती है। ऐसे कैसे चलेगा ये घर? देखो बेटा, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक बार और कह देती हूँ, मुझे कलेश से सख्त नफरत है। मैं रोज रोज दोनों बहुओं की पंचायत के बीच में नहीं पड़ना चाहती। मुझे तो तुम लोग माफ करो। अब तुम्हारी पत्नी आए, तुम देखो उन्हें कैसे संभालना है। माँ का जवाब सुनकर दोनों बेटों के माथे से पसीना टपकने लगता है। लगता है बाबूजी से मदद मांगनी पड़ेगी। माँ तो बिल्कुल हाथ झाड़ कर बैठ गई है। पहले उन्होंने ही सारी फसाद की जड़ शुरू करवाई और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही सुनाई पड़ रहा है। अपनी समस्या लेकर दोनों भाई ससुर जी के पास जाते हैं। पापा, मम्मी की आदत तो आप जानती ही हैं। मम्मा किसी की भी बुराई लेना नहीं चाहती, इसीलिए ना छोटी बहू को कुछ कहती है ना बड़ी को, लेकिन उनके न्यूट्रल स्वभाव के कारण घर में रोज कलेश मचा रहता है। मैंने तो ये भी कहा माँ को कि घर की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, तो ये दोनों अपने आप सुधर जाएंगी, लेकिन माँ वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। बेटा, अपनी माँ की आदत को तुम जानते नहीं हो क्या? वो अपनी बहू की बुराई नहीं लेना चाहती। उसे तो बहू की नजर में अच्छी सास बनकर रहना है, इसीलिए तो उसने बहू को पूरी छूट दे रखी है, जिसका जैसा मन करे वैसे जिए। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि तुम दोनों के जीवन में कितनी उथल पुथल मची हुई है। अब ये रोज रोज का कलेश दिखाई तो हमें भी दे रहा। ठीक है बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक बहुत जबरदस्त इलाज है। बस तुम दोनों को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, लेकिन यह ना हो कि आज तो तुम पापा पापा करके मुझसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछने आए हो और कल को अपनी पत्नी के सामने जाकर भावनाओं में बह जाओ। अरे नहीं पापा, पत्नियों से परेशान होकर तो आपके पास आए हैं। अब आप फिक्र मत करो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। बस आप इस समस्या से हमें छुटकारा दिला दो। ससुर जी दोनों बेटों को समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं, जिसे सुनकर दोनों बेटे एकदम खुश हो जाते हैं। अगले दिन देख रहे हैं प्रमोद जी, आप भाभी ने फिर से वॉशिंग मशीन को उठाकर बाथरूम में रख लिया। अरे मैं पूछती हूँ, सारी सुविधाओं का लाभ अकेली जिठानी जी ही उठाएंगी क्या? इस घर की सुख सुविधा छोटी बहू के लिए नहीं है क्या? हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, इसलिए वॉशिंग मशीन भी ऊपर के फ्लोर पर ही रखी जाएगी। ऐसा कैसे तू वॉशिंग मशीन ऊपर ले जाएगी? वॉशिंग मशीन नीचे ही रखी जाएगी। तुम अकेले ही तो ऊपर के फ्लोर पर रहती हो। माँ, बाबूजी, विनोद जी, मैं, हमारा बेटा चिंटू, हम सब तो नीचे के फ्लोर पर रहते हैं ना। तो ज्यादा लोग जहां रहते हैं वॉशिंग मशीन भी वहीं रहेगी। बस बात खत्म। एक बार फिर से आज दोनों बहुएं सवेरे सवेरे ही लड़ने के मूड में नजर आ रही थी। अरे अरे बहू, क्या हो गया? देखो, तुम दोनों झगड़ा मत करो। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक बहुत बेहतरीन उपाय है। मेरे पिताजी कहते थे, झगड़े को खत्म करना है तो झगड़े की जड़ को खत्म करो। अब तुम दोनों के झगड़े की जड़ क्या है? ये वॉशिंग मशीन। तो ठीक है, ये वॉशिंग मशीन आज और अभी कबाड़ी वाले को दे दी जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारी झंझट ही खत्म। अरे बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी अच्छी खासी वॉशिंग मशीन कबाड़ में क्यों जाएगी? बड़ी बहू, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि ससुर के फैसलों में उंगली उठा सको। भूलो मत, घर के मुखिया अभी भी हम ही हैं। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू नजरें नीची करके अपने कमरे में चली जाती है। ससुर जी ने भी न आओ देखा न ताव वॉशिंग मशीन को उठाकर तुरंत दोनों बेटों के हाथ कबाड़ी वाले के यहाँ पहुंचा दिया। वॉशिंग मशीन के जाने के बाद दोनों बहुओं की अकल ठिकाने पर आ गई थी, क्योंकि अभी तक तो वॉशिंग मशीन कहाँ रखी जाए कलेश इस बात पर था, लेकिन अब तो उन्हें कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे थे। बाबूजी के सामने तो कुछ भी कहने का मतलब है अपनी शामत बुलाना। अब और कोई उपाय नहीं है, चुपचाप अपने कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ। अगले दिन, अरे छोटी, तूने आज फिर से मिक्सचर की जगह बदल दी। तुझे छोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे इतने सालों से इसी रसोई में काम कर रही हूं मैं। तू रोज रोज सामानों की जगह बदल देती है, जिसकी वजह से आधा समय तो मेरा डब्बे और सामान ढूंढने में बीत जाता है। अब अगर मेरे हाथ का रखा हुआ सामान इस्तेमाल कर लेगी तो नाक नीचे हो जाएगी क्या तेरी? हाँ जीजी, तो मेरी रखी हुई जगह से उठाकर मिक्सचर आप इस्तेमाल कर लेंगी तो आपकी नाक नीचे हो जाएगी क्या? ये काम तो आप भी कर सकती हैं। एक बार फिर से दोनों बहू के बीच में मिक्सी की जगह को लेकर बवाल शुरू हो गया। जैसे ही बहू की आवाज ससुर जी के कान में पड़ती है, वो तुरंत रसोई में आ जाते हैं। छोटी बहू, भूल गई? कल मैंने समस्या का एक समाधान बताया था। चलो ठीक है, आज तुम्हारी ये समस्या भी सॉल्व कर देते हैं। ससुर जी मिक्सी उठाकर घर के बाहर ले जाते हैं और उसे भी कबाड़ी वाले के यहाँ पहुंचा देते हैं। देखो बेटा, अब तुम दोनों मसाला चटनी सब हाथ से पीसो, कसरत भी होगी और ये रोज रोज का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जाओ, अब फटाफट से खाना बनाओ। पापा, ये दोनों तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो सोफे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।
निधि कहती है सोफे को हॉल में पीछे रखेगी और रचना का कहना है कि सोफा हॉल के एंट्रेंस में रखा जाएगा। अरे बेटा, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? इस समस्या का एक ही समाधान है, सोफा उठाकर कबाड़ी वाले को दे दो, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अरे बाबूजी, लेकिन आज तो रचना के मायके वाले आने वाले हैं, अब सोफा नहीं रहेगा तो मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? क्यों बेटा, हमारे घर में चटाई है ना, ऐसा करो सोफा निकाल कर कबाड़ी वाले को दे दो और खाली बची जगह पर चटाई बिछा दो। बाबूजी के कहे अनुसार दोनों भाई सोफा उठाकर घर से बाहर निकाल देते हैं और हॉल में चटाई बिछा देते हैं। कुछ ही देर में मेहमान घर आते हैं। अरे रचना, ये घर का क्या हुलिया बना रखा है, तुम्हारा सोफा कहाँ गया? अरे बस बेटा, आजकल ना हमारे घर में सब ऐसे ही चल रहा है। घर से सोफा, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, जूसर, टीवी, फ्रिज सब एक एक करके गायब हो गया। बहुओं की तो इच्छा यह है कि हम लोग शहर का घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो जाए। अरे रचना, ये क्या सुन रहे हैं भाई हम लोग? इतना अच्छा घर है तुम लोगों का शहर में, घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, फिर ये सब त्याग कर गांव में जाकर फिर से क्यों रहना चाहती हो? रचना के पास अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा होकर वहां चुपचाप खड़ी थी। मेहमानों के जाने के बाद दोनों बहुएं ससुर के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम अपना शहर का घर छोड़कर गांव में नहीं जाना चाहते। हमारे घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन हम दोनों की जिद के कारण हमने सब कुछ गंवा दिया। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इन सब के बिना मैनेज कर पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम मानते हैं हमने बिना वजह के झगड़े में पड़कर अपने घर की सुख शांति को बर्बाद किया, लेकिन वादा करते हैं आगे से ऐसे कुछ भी नहीं होगा। दोनों बहुओं के माफी मांगने के बाद ससुर जी उन्हें माफ कर देते हैं। आपने हमें माफ तो कर दिया बाबूजी, लेकिन हमारे घर का सारा सामान तो चला गया ना। तुम्हारा सामान कहीं नहीं गया बहू, घर का सारा सामान उठाकर मैंने अपनी बहन के यहाँ पहुंचवा दिया था। छोटे को बोल दिया है शाम तक सारा सामान वापस आ जाएगा, लेकिन वादा करो मुझे दोबारा ये सब करने की जरूरत ना पड़े। ससुर जी की बात सुनकर दोनों की जान में जान आती है और दोनों बहुएं आगे से मिलजुल कर रहने का वादा कर लेती हैं।